नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्शन स्टडी पॉइंट। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है और जो है आपका 28 तारीख को शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का एग्ज़ाम है। और इससे पहले हमने जो है आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो दे दी है। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम यूनिट 3 के जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा अंत तक और वीडियो को जरूर शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी को संक्षेप में क्या कहा जाता है। तो देखिए, सूचना एवं संप्रेषण टेक्नोलॉजी आप इसका हिंदी में अगर देखें तो सूचना को कहते हैं इन्फॉर्मेशन, संप्रेषण कहते हैं कम्युनिकेशन, और टेक्नोलॉजी क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आईसीटी जो है कहते हैं। संक्षिप्त में हमारा क्या हो जाएगा, आईसीटी। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। तो मल्टीमीडिया शिक्षा किसको कहा जाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन। क्या हो जाएगा, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को हम मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूचना एवं संचार तकनीकी का अवयव है। तो सूचना एवं संचार तकनीकी का अवयव यानी कंपोनेंट कौन सा है, एडुसेट के माध्यम से सीखना, ऑनलाइन लर्निंग करना, वेब आधारित लर्निंग, ये सभी जो है हमारे संचार तकनीकी के अवयव यानी कंपोनेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी जो है राइट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। देखिए, संप्रेषण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द से हुई है। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, लैटिन भाषा के। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आपको जो है समय पर मिलते रहें। पाँचवां प्रश्न है, संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, जो संदेश प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसे हम पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक कहते हैं। देखिए, इंग्लिश में ये वर्ड तो बहुत इजी है फीडबैक, लेकिन हिंदी के लिए वर्ड क्या है, पृष्ठपोषण। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों और शिक्षकों के शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के लिए कौन एक प्रेक्षण यंत्र के रूप में कार्य करता है। तो शाब्दिक व्यवहारों के वर्गीकरण के लिए जो हमारा सबसे अच्छा है वो है अंतः क्रिया विश्लेषण यानी कि इंटरैक्शन एनालिसिस। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है, तो ये कहा है एडगर डेल ने। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए एडगर डेल जो है सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में संदेश भेजने वाले को क्या कहते हैं। तो देखिए, संदेश भेजने वाले को सेंडर यानी कि प्रेषक कहते हैं, रिसीव करने वाले को रिसीवर कहते हैं यानी कि प्राप्तकर्ता कहते हैं। तो संदेश भेजने वाले को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, प्रेषक बोलेंगे यानी कि सेंडर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, संप्रेषण के अवयव नहीं है। देखिए, संप्रेषण में क्या होता है, एक होता है सेंडर, एक होता है मीडियम, और एक होता है रिसीवर, और एक होता है संदेश मैसेज। टेलीग्राम में यहाँ पर जो है कोई भी अवयव नहीं है संप्रेषण के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए। 10वां प्रश्न है, फ्लेंडर ने कक्षा में होने वाले शिक्षार्थियों व शिक्षकों के व्यवहारों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो जो फ्लेंडर का इंटरेक्शन एनालिसिस है, इसमें इन्होंने जो है 10 कितने वर्गों में विभाजित किया है, 10 वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, शिक्षक वार्ता में कितने वर्ग होते हैं। तो शिक्षक वार्ता में जो है कुल मिलाकर 7 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं, शिक्षक वार्ता में 7 वर्ग होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 11 नंबर के प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक वार्ता में 7। देखिए, कैसे आपको याद रखना है, शिक्षक वार्ता में 7 होते हैं, विद्यार्थी वार्ता में 2 होते हैं, और एक होती है भ्रम की स्थिति। तो सब मिलाकर जो है हमारे 10 हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, विद्यार्थी वार्ता में कितने वर्ग होते हैं। तो देखिए, विद्यार्थी वार्ता में 2 वर्ग होते हैं। कौन कौन से 2 वर्ग होते हैं, अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स, और छात्र स्वक्रम। ये 2 हमारे जो है विद्यार्थी अनुक्रिया के अंतर्गत आते हैं। और जो 10वां होता है वो होता है मौन या फिर विभ्रांति की स्थिति। 13वां प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा शिक्षण के दौरान जो कुछ भी कार्य तथा क्रियाएं की जाती हैं उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है। तो उन्हें शिक्षक कथन के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें जो है शिक्षक की सभी क्रियाओं का जो है इसमें रखा जाता है। 14वां प्रश्न है, कक्षा में चुप्पी की अवस्था फ्लेंडर के किस वर्ग में आता है। तो जो चुप्पी की अवस्था है यह अंतिम वर्ग में आती है, जिसे हम मौन या फिर भ्रम की स्थिति के नाम से जानते हैं, साइलेंस एंड कन्फ्यूजन। 15वां प्रश्न है, शिक्षक कथन में कौन सा व्यवहार सम्मिलित होता है। तो शिक्षक कथन में जो है शाब्दिक व्यवहार यानी कि वर्बल जो है बिहेवियर सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
16वां प्रश्न है, फ्लेंडर ने प्रथम 7 वर्गों को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जो प्रथम 7 हमारे जो होते हैं इनको 2 भागों में विभाजित किया है। किस किस नाम से? देखिए, पहले जो 7 हमारे वर्ग हैं इनको 2 भागों प्रत्यक्ष व्यवहार और अप्रत्यक्ष व्यवहार में रखा है। तो शुरू के जो हमारे 4 होते हैं वो प्रत्यक्ष व्यवहार में आते हैं और 5, 6, 7 जो हैं ये हमारे अप्रत्यक्ष व्यवहार में आते हैं। 8वां 9वां जो हमारा होता है छात्र क्रिया होता है और 10वां जो है मौन या फिर भ्रम की स्थिति में होता है। 17वां प्रश्न है, अप्रत्यक्ष व्यवहार को फ्लेंडर ने कितने विशिष्ट श्रेणियों में विभाजित किया है? तो जो हमारा अप्रत्यक्ष व्यवहार है उसको 4 में विभाजित किया गया। ये 4 कौन कौन से होते हैं? पहला होता है भावनाओं को स्वीकार करना, प्रशंसा या प्रोत्साहन करना, छात्रों को के विचारों को स्वीकार करना, प्रश्न पूछना। ये हमारा जो है 4 होता है अप्रत्यक्ष व्यवहार के अंतर्गत। प्रत्यक्ष व्यवहार में क्या सम्मिलित नहीं होता है? तो 18 नंबर प्रश्न का हमारा सही हो जाएगा प्रोत्साहन जो है यह प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं बल्कि यह अप्रत्यक्ष व्यवहार का हिस्सा है। 19वां प्रश्न है, फ्लेंडर के अप्रत्यक्ष व्यवहार में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, जो आलोचना है यह अप्रत्यक्ष व्यवहार में नहीं बल्कि प्रत्यक्ष व्यवहार में सम्मिलित है, इसको आप याद रख लीजिए। 20वां प्रश्न है, फ्लेंडर द्वारा शाब्दिक संप्रेषण का रिकॉर्ड रखने के लिए किस पद्धति का विकास किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अंतःक्रिया विश्लेषण यानी कि इंटरैक्शन एनालिसिस का जो है विकास किया गया। फ्लेंडर्स इंटरैक्शन एनालिसिस इसको हम कहते हैं। 21वां है, अनुरूपण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो अनुरूपण का शाब्दिक अर्थ हमारा होता है जैसे कि वास्तविकता की तरह प्रतीत होना, यथार्थ जैसी स्थिति बनाना या फिर अनुकरण करना, ये सभी जो है हमारे सही हो जाएंगे अनुरूपण, जिसे हम कहते हैं स्टिमुलेशन। 22वां प्रश्न है, अनुरूपण का वास्तविक अर्थ क्या है? तो अनुरूपण का वास्तविक अर्थ होता है भूमिका निर्वाह करना। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, भूमिका निर्वाह करना अनुरूपण का वास्तविक अर्थ जो है हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, कुकसैंग के अनुसार अनुरूपण शिक्षण का तत्व नहीं है। ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 23 नंबर का? तो जो सामाजिक तत्व है यह शिक्षण का तत्व नहीं है, सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा निदानात्मक तत्व, उपचारात्मक तत्व और मूल्यांकन तत्व जो है ये शिक्षण के तत्व हैं। 24वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद कौन सा होता है? तो जो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का जो प्रथम पद होता है वो होता है योजना बनाना यानी कि प्लानिंग करना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एलन का है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, एलन। 26वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग का विकास कब और कहाँ हुआ? तो माइक्रो टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसका विकास अमेरिका में 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखिए, सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? तो जो सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग हमारा इसके जनक माने जाते हैं D.W. एलन एवं कीथ एचिसन। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। 28वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल की कुल अवधि कितनी मानी जाती है? तो जो माइक्रो टीचिंग की अवधि मानी जाती है वो 36 मिनट मानी जाती है। कितनी? 36 मिनट जो है मानी जाती है। अगला है 29वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना यानी कि माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के प्रस्तुतिकरण हेतु कितना समय निश्चित होता है? तो प्रस्तुतिकरण के लिए जो है 5 मिनट का समय निश्चित होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है 30वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का घटक अथवा तत्व कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारा जो जटिलता है यह सूक्ष्म शिक्षण का तत्व नहीं, जटिलता इसमें नहीं होना चाहिए। अगला है 31वां, सूक्ष्म शिक्षण में प्रतिपुष्ट ऑडियो कैसेट एवं वीडियो फिल्म द्वारा दी जाती है प्रतिपुष्टि भारतीय परिस्थितियों में ऑडियो वीडियो के स्थान पर किसकी संस्तुति की गई है? तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है मानवीय प्रेक्षक की जो है संस्तुति की गई है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां, सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जिसमें वीडियो टेप के माध्यम से विशिष्ट शिक्षण कौशलों की सूक्ष्मता से पहचान की जाती है तथा पृष्ठपोषण द्वारा शिक्षण कौशलों में वृद्धि की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा किसने दी है? तो 32 नंबर का हमारा सही हो जाएगा, पैक एवं टकर ने जो है ये परिभाषा दी है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला है 33वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया का प्रथम सोपान कौन सा होता है? देखिए, जो माइक्रो टीचिंग प्रक्रिया का जो पहला सोपान होता है वो हमारा होता है पाठ्य योजना का निर्माण कराने की लेसन प्लान को बनाना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का छठा व अंतिम सोपान कौन सा होता है? तो छठा और अंतिम सोपान जो है वह पुनः प्रतिपुष्टि होती है। क्या होता है? पुनः प्रतिपुष्टि। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है 35वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? तो देखिए, जो सूक्ष्म शिक्षण इसका प्रयोग प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है।
ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूक्ष्म शिक्षण चक्र में क्या सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए इसमें पृष्ठपोषण सम्मिलित होता है, पुनः शिक्षण और पाठ नियोजन सम्मिलित होता है, सामाजिक अंतःक्रिया इसमें सम्मिलित नहीं होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है 37वां प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण का नाम एलन ने कब किया था। तो यह किया था 1963 में, जो है एलन ने 1963 में सूक्ष्म शिक्षण का नामकरण किया था। अगला हमारा प्रश्न है 38वां, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ। तो भारत में जो है प्रयागराज में सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग का प्रयोग हुआ था। अगला है सूक्ष्म शिक्षण के कितने चरण हैं। तो हमारा इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण के 6 चरण हैं, डी करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण कैसी प्रविधि है। तो देखिए यह एक प्रकार की हमारी जो सूक्ष्म शिक्षण है यह प्रायोगिक एवं वैश्लेषिक जो है प्रविधि है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 41वां प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण कैसी विधि है। तो ये हमारी जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि है, क्या हो जाएगी, व्यक्तिनिष्ठ विधि है। अगला है सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं नहीं है, कौन सी। तो देखिए अभिप्रेरणा की अवस्था जो है यह सूक्ष्म शिक्षण की अवस्था नहीं है। अगला है 43वां, मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ टीचर बिहेवियर थ्रू माइक्रो टीचिंग जो पुस्तक है इसके लेखक दोसांझ हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम सूक्ष्म शिक्षण शब्द का प्रयोग निशिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में किसने किया। तो डी तिवारी ने जो है किया था, सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला है 45वां प्रश्न, कौशल शिक्षण से संबंधित कुछ कार्य एवं व्यवहार हैं जिनको छात्रों के अधिगम को सुगम बनाने हेतु संपादित किया जा सकता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है ब्राउन का, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए जो है सही हो जाएगा। 46वां प्रश्न है व्यवहार परिवर्तन के लिए पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट के प्रयोग की कला का विकास मुख्य रूप से किसने किया था सबसे पहले। तो ये किया था स्किनर ने, ऑप्शन नंबर बी स्किनर जो है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएंगे। अगला है 47वां, वह वस्तु या उद्दीपक जिसके सहारे से पुनर्बलन दिया जाता है क्या कहलाता है। तो वह हमारा पुनर्बलक कहलाता है यानी कि रीइंफोर्सर, ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला है शिक्षण कौशल किससे प्रदान किया जाता है। तो देखिए जो शिक्षण कौशल होता है ये छात्राध्यापकों यानी कि पीपल टीचर को प्रदान किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 नंबर है NCERT द्वारा कितने शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया गया है। तो NCERT के द्वारा जो है 7 शिक्षण कौशलों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, शिक्षण में पुनरावृत्ति कौशल का उपयोग किया जाता है किसके लिए। तो देखिए जो पुनरावृत्ति कौशल का प्रयोग होता है यह पाठ को संक्षेपित करने के लिए यानी कि समराइज करने के लिए जो है हमारा पुनरावृत्ति कौशल यानी कि रिवीजन स्किल का प्रयोग किया जाता है। अगला है शिक्षण प्रारंभ का प्रथम चरण क्या है, यानी कि शिक्षण प्रारंभ करने का प्रथम चरण क्या होता है। तो ये हमारा प्रस्तावना कौशल होता है, क्या होता है, प्रस्तावना कौशल। अगला है प्रस्तावना कौशल में किस सूत्र का अनुसरण किया जाता है। तो प्रस्तावना कौशल में जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला है 53 नंबर, पाठ प्रारंभ कौशल अथवा विन्यास प्रेरणा कौशल किसे कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा प्रस्तावना कौशल को ही पाठ प्रारंभ कौशल या विन्यास प्रेरणा कौशल कहते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर है स्पष्टीकरण कौशल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो जो स्पष्टीकरण कौशल है, तो स्पष्टीकरण कौशल को ही जो है हम व्याख्या कौशल के नाम से जानते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा, व्याख्या कौशल के नाम से हम जानते हैं। अगला है किस शिक्षण के दौरान किस शिक्षण कौशल के घटक के अंतर्गत आगमन निगमन का प्रयोग तथा सरल उदाहरणों का निर्माण करना सम्मिलित है। तो 55 नंबर प्रश्न का हमारा हो जाएगा दृष्टांत कौशल के अंतर्गत जो है ऐसा किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 56 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से खोजपूर्ण प्रश्न कौशल का घटक नहीं है। तो 56 नंबर प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट प्रयोग। अगला है 57, शिक्षण कौशल का तत्व नहीं है कौन सा। तो देखिए अनुचित प्रवृत्तियों का प्रयोग जो है यह शिक्षण कौशल का तत्व नहीं है, तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है 58, इनमें से कौन पाठ प्रस्तावना कौशल का घटक नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा कि उचित युक्तियों एवं साधनों का जो प्रयोग है, देखिए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये जो सभी दिए हुए हैं छात्रों का पूर्व ज्ञान तारतम्यता बनाए रखना या उचित युक्तियों का प्रयोग करना, ये सभी जो है प्रस्तावना कौशल के घटक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 59 नंबर है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए स्पष्टीकरण कौशल में भाषा में प्रभाव होना चाहिए, सही है। प्रश्न कौशल क्या है कि सार्थक उदाहरणों का निर्माण। देखिए प्रश्न कौशल में जो है ये हमारा ये जो सार्थक उदाहरण होते हैं ये व्याख्या में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है सही सुमेलित नहीं है।
60 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं नहीं हैं, तो हमारा दिया है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण कौशल में विकास में सहायक जो है ये सीमाएं नहीं है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी करेक्ट हो जाएगा। 61 नंबर है, अनुरूपण शिक्षण को और किस नाम से जाना जाता है, तो अनुरूपण शिक्षण को अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला है 62 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि सूक्ष्म शिक्षण में वास्तविक कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि सूक्ष्म अध्यापन में पाठ्य वस्तु को समझने का महत्व नहीं होता है। सूक्ष्म अध्यापन के पर्यवेक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होती है, या फिर सूक्ष्म अध्यापन का उद्देश्य शिक्षण कौशल के अभ्यास द्वारा छात्राध्यापकों को शिक्षण में दक्ष बनाना है। तो 62 नंबर का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। ए, बी और डी कथन सही है, सी जो है यहाँ पर गड़बड़ है। अगला है 63 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान की विशेषता नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्म का प्रयोग किया जाता है, ये जो है भारतीय प्रतिमान की विशेषता नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। अगला है 64, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि अनुरूपी शिक्षण जो कि सिमुलेशन टीचिंग होती है, क्या कहलाता है, तो 64 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा कि बी, क्योंकि इसमें प्रशिक्षणार्थी ही छात्रों एवं पर्यवेक्षणकर्ता की भूमिका में निर्वाह करता है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 65वां प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण को एलन ने अवरोही शिक्षण जो है विधा क्यों कहा है, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें छात्राध्यापक कई वांछित शिक्षण कौशलों को आवश्यकता अनुसार जोड़कर पूरा शिक्षण करता है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ नहीं है, इनमें से क्या अर्थ नहीं है, तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण में छात्राध्यापकों को विद्यालयों में जाकर वास्तविक अध्यापन जो है करना पड़ता है, ये इसका अर्थ नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 67 नंबर प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो देखिए 67 में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें ए, बी, सी और डी सभी सही हैं, यानी कि ये छोटे आकार की कक्षा में कम समय में पूर्ण होती है। सूक्ष्म शिक्षण में पृष्ठ पोषण के द्वारा शिक्षण कौशल में वृद्धि की जाती है, ये भी सही है। सूक्ष्म शिक्षण नियंत्रित वातावरण में अभ्यास का सत्र, ये भी सही है, और इसमें एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास करवाया जाता है, ये भी जो है सही है। 68 नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए जो सी नंबर दिया कि इस प्रणाली में शिक्षण कौशल में वृद्धि के लिए पृष्ठ पोषण को स्थान ये जो है गलत दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर है, सूक्ष्म शिक्षण में सर्वप्रथम शिक्षण कार्य कौन सा होता है, तो देखिए सबसे पहले सूक्ष्म शिक्षण का जो है सैद्धांतिक ज्ञान जो है होना चाहिए। और आज का हमारा देखिए अंतिम प्रश्न क्या है 70 नंबर, कि सूक्ष्म शिक्षण का गुण नहीं है, क्या नहीं है, तो देखिए शिक्षण परिस्थितियों पर नियंत्रण का अभाव जो है ये इसका गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने यूनिट 3 के जो है 70 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को जरूर शेयर करिए। चैनल पर अगर आप पहली बार जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो आगे आने वाले यूनिट का वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको जो है तुरंत मिल जाएगा। देखिए कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं भी आता है, तो आप जो है चैनल पर आकर वीडियो को जरूर चेक कर लीजिए कि वीडियो आया है या नहीं आया है, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जल्द ही आपके लिए चौथे यूनिट का भी वीडियो आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।